दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स पुर में। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और ये बहुत ही क्विक रिवीजन होने वाली है इस चैप्टर की। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, सो दैट आप अपने एग्जाम्स को एकदम मक्खन मलाई की तरह करके आओगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम जो है। मैं कुछ यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ। ओके नाउ तो मेरे पास एक हाइलाइटर आ गया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, नेशनल इनकम की, ठीक है। और उसके क्या क्या रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं इसके अंदर। बच्चों हम जो बात करने वाले हैं ना, देखो एक तो इसमें हम मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, ठीक है, टू सेक्टर इन इकोनॉमी। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें होने वाली है। तो हम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्विक रिवीजन। तो रिवीजन नोट्स में सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको समझा देता हूं, तो इन्हीं के अंदर हमारी क्विक रिवीजन होने वाली है। सबसे पहले हम अपने रिवीजन नोट्स के अंदर जिन चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, पहला आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करते हैं। पूरी इकोनॉमी के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनका हम एक साथ अध्ययन करते हैं, एक साथ स्टडी करते हैं। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी एक फैक्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि उसके अंदर कितना प्रोडक्शन किया जाता है, उसके अंदर कितनी कॉस्ट है, कितनी सैलरीज मिलती है, कितना लॉस एंड कितना प्रॉफिट है, किसी एक फैक्ट्री के बारे में। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हमारी कंट्री की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उन सब के बारे में जब हम एक साथ स्टडी करते हैं, उन सब के बारे में जिनका जो भी इकोनॉमिक डाटा है उन सबको बहुत एक बार में एज अ होल इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, इट डील्स विद एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल। तो कहने का मतलब जैसे मान लो कि एक कंज्यूमर की या एक प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर हटाते हैं, एक प्रोड्यूसर की जो इनकम होती है, किसी एक प्रोड्यूसर की जो इनकम है, तो वो एक प्रोड्यूसर की इनकम है। लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने माइक्रो मैक्रो का फुल कॉन्सेप्ट समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके बाद जरूर देख लेना उस वीडियो को। तो हम वापस आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो जो एक प्रोड्यूसर होता है, अगर उस एक प्रोड्यूसर के बारे में हम स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर हम पूरी कंट्री के, पूरी इकोनॉमी के सारे कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। नाउ मूव ऑन, कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स किसे कहते हैं, यानी कि उपभोग वस्तुएं, जिनका उपभोग किया जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स, यानी कि उपभोग वस्तुएं। गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। जिन भी वस्तुओं का इस्तेमाल मनुष्य अपने आप को डायरेक्टली संतुष्ट करने के लिए करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको भूख लगी, आपने समोसा खरीद के खा लिया, आपने मोमोज खरीद के खा लिए, आपने कोई भी ऐसी चीज जो अपनी खुद की डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल की, वो क्या है, कंजप्शन गुड्स है। चाहे आप कुछ भी खरीदते हो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंजप्शन गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये एक चश्मा है, तो ये मैंने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए परचेज किया है, तो इट इज़ अ कंजप्शन गुड्स। इसके अलावा मेरे पास ये एक ब्लूटूथ है, तो मैंने इसको अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए खरीदा है, तो ये भी क्या है, एक कंजप्शन गुड्स है। तो कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको कंज्यूमर अपनी खुद की डायरेक्टली खुद को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदता है। नाउ फाइनल गुड्स की अगर हम कैपिटल गुड्स की हम बात करें, ऑल गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, कोई भी चीजें, कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं ऑफ अदर गुड्स ईदर एज फिक्स्ड असेट्स एज इन्वेंट्री स्टॉक्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। देखो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो किसी दूसरी वस्तु के प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या इन्वेंट्री हो। ये फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री को पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम कैपिटल को समझेंगे। देखो,
फिक्स गुड्स वो होती है जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर मशीनें रखी हुई है तो उस पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया तो एक तरीके की फिक्स गुड्स हो गई, ठीक है। इन्वेंट्री उस फैक्ट्री के अंदर, मान लो जूता बनाने की फैक्ट्री है तो उस जूता बनाने की फैक्ट्री के लिए जो रबर मंगाया जाएगा या कॉटन मंगाया जाएगा या और भी जो मटेरियल मंगाया जाएगा, रॉ मटेरियल, वो हो गई उसकी इन्वेंट्री, ठीक है ना, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो फिक्स्ड असेट्स जो मशीनें हैं, जो वहाँ के दूसरे उपकरण हैं, जिनको कुछ भी कह सकते हो आप, मान लो कि वहाँ पे चेयर लगी हुई है तो वो भी फिक्स असेट्स में आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें और इन्वेंट्री, ये सारे के सारे कैपिटल गुड्स होते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो ये एक कोचिंग सेंटर है, इस कोचिंग सेंटर के अंदर हमने चेयर लगाई हुई है, हमने टेबल लगाया हुआ है, हमने एसी लगाया हुआ है, हमने फैन लगाया हुआ है, ये सब क्या है, ये हमारा कैपिटल गुड्स है क्योंकि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो चेयर, एसी, पंखा, बिजली, लाइट्स वगैरह, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम एजुकेशन की सर्विस का उत्पादन कर सकें, है ना, हम स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सके, उस सर्विस का प्रोडक्शन कर सके। तो इसीलिए हम चेयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चेयर है ये कैपिटल गुड्स में काउंट की जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हम मार्कर खरीदते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें समझाने के लिए, तो वो भी हमारी इन्वेंट्री हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारी की सारी कैपिटल गुड्स में काउंट की जाएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स आपको आई होप समझ आ गया होगा, दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूं। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। चलो अब फाइनल गुड्स की बात करते हैं। दोज गुड्स विच आर परचेज्ड ईदर और फाइनल कंजप्शन बाय द कंज्यूमर्स। देखो, जब किसी भी फाइनल कंज्यूमर्स के द्वारा किसी वस्तु का कंजप्शन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स, उस वस्तु को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्लूटूथ है, ये जहां पर भी बना है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, जहां पे भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वहां पर इसके लिए पहले रॉ मटेरियल मंगाया गया होगा, जैसे ये प्लास्टिक है इसको मंगाया गया होगा, इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है उनको मंगाया गया होगा, मेटल वगैरह जो भी है, ठीक है ना, मैग्नेट्स भी है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है पहले वो मंगाया होगा किसी एक फैक्ट्री के अंदर, फिर प्रोसेस करके ये ब्लूटूथ डिज़ाइन कर दिया, ये ब्लूटूथ बना दिया, लेकिन अभी भी ये फाइनल गुड्स नहीं है। समझ रहे हो ना आप, ये अभी फाइनल गुड्स नहीं है। नीचे एक और हमारे पास ऑप्शन है इंटरमीडिएट का, मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये दोनों को साथ में लेके चलता हूँ। मान लो कि ये फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मान लो कि प्लास्टिक वगैरह, तो ये प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, ये फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है, यानी कि ब्लूटूथ बना दिया, ठीक है ना। रॉ मटेरियल लाइक प्लास्टिक वगैरह इन सब का इस्तेमाल किया, फैक्ट्री में लेके गए, वहाँ पे प्रोसेस हुआ और हमने गुड्स बना दी। अब ये जो गुड्स है ये फाइनल है, फाइनल गुड्स है या नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसको यूज या इसको परचेज करने कौन आ रहा है, ठीक है। अभी देखो दोबारा से कि मैंने क्या बोला, प्लास्टिक, मेटल, मैग्नेट, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके प्रोसेस करके हमने ब्लूटूथ बनाया। तो जो प्लास्टिक, मैग्नेट, ये सारा रॉ मटेरियल है वो हो गई इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, इंटरमीडिएट गुड्स। तो जितनी भी चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, प्रोसेस करके जो ये ब्लूटूथ बना, अब ये फाइनल गुड्स है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि इसको परचेज करने कौन आ रहा है। अगर मान लो कि ये सीधा इसको कोई परचेज करने कंज्यूमर आ रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री के पास, ठीक है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब लोग वहाँ नहीं जाते हैं, बट फिर भी मान के चलिए अगर इसको कोई कंज्यूमर डायरेक्टली उस फैक्ट्री पे जाके खरीदता है तो फिर ये फाइनल गुड्स कहलाएगी। बट अगर इसको कोई डीलर खरीदता है या होलसेलर खरीदता है, क्योंकि अभी इसको खरीद के वो आगे सेल करेगा, तो ये अभी इंटरमीडिएट कहलाएगी, ठीक है ना। जितने हाथों में ये बिकेगी, तो जब तक अपने फाइनल कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच जाती, यानी कि कस्टमर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये इंटरमीडिएट कहलाएगी, ठीक है। तो अभी ये फैक्ट्री से ब्लूटूथ बना, इसको किसी डीलर ने खरीदा, इंटरमीडिएट। डीलर ने किसी होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने खरीदा, अभी भी इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, ठीक है, अभी भी ये इंटरमीडिएट। रिटेलर ने किसी कंज्यूमर को बेचा, अभी हो गई फाइनल गुड्स।
ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट कब तक रहेगी, जब तक इसमें वैल्यू ऐड होती रहेगी। मान के चलो 1000 रुपये का फैक्ट्री ने बनाया, टेलर ने 1200 का खरीदा, ठीक है, और 1200 का खरीद के उसको 1300 का या 1400 रुपये का होलसेलर को बेच दिया, वैल्यू ऐड हो गई ना। फिर 1400 का होलसेलर ने खरीद के रिटेलर को 1600 या 1700 का बेच दिया, ठीक है, अभी भी वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है, 1000 से अब 1700 हो गया। अब रिटेलर ने कंज्यूमर को 2000 का बेचा, 300 रुपये और वैल्यू ऐड हो गई। तो अभी तक ये क्या था, इंटरमीडिएट। अब कंज्यूमर ने 2000 का खरीदा, तो अब तो इसमें वैल्यू ऐड होनी नहीं है, अब तो इसका फाइनल यूज ही होना है, तो ये हो गई फाइनल गुड्स। और जो इसका रॉ मटेरियल था जहाँ पे बन रहा था वो इंटरमीडिएट गुड्स था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टॉक एंड फ्लो की बात करते हैं। स्टॉक फ्लो क्या होता है, तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितनी क्वांटिटी मेजर है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और फ्लो क्या होता है, दोनों के साथ में लेंगे क्योंकि दोनों ये जो क्वांटिटीज हैं दोनों साथ में समझने लायक है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि हाँ प्रॉपर लाइन कवर हो जाए। नाउ तो अब हमारे पास आता है स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजरेबल एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल वेल्थ, असेट, मनी, इन्वेंट्री। देखो थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं इसको, है ना, ये भी क्लियर हो जाएगी जो लाइंस लिखी है। स्टॉक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है या कितनी क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है, वो स्टॉक है। और फ्लो क्या होता है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, कितनी क्वांटिटी का फ्लो हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो। अब इसको ना बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक डेट उठा लेते हैं, ठीक है, मान लो कि 1 मार्च उठा लेते हैं, ठीक है। 1 मार्च 2024 को आपके बैंक अकाउंट में मान लो कि 1 करोड़ है, मान लो 1 करोड़ है, ठीक है ना। अब आप बोल रहे होगे कि 1 करोड़ तो नहीं है सर। अरे मान ले यार, मान लो, आज नहीं है कभी तो होंगे। 1 करोड़ आपके बैंक में है। जब 1 करोड़ आपके बैंक में है और ये 1 करोड़ रुपए कब है, 1 मार्च 2024 को आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है। तो ये जो 1 करोड़ है ना क्वांटिटी, इसको कब हम मेजर कर रहे हैं, 1 मार्च को, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड गिवन टाइम में, पीरियड नहीं है सॉरी, गिवन टाइम में, किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 1 मार्च, ठीक है ना। अब ये तो मैंने बताया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में है 1 मार्च को, ये हो गया स्टॉक, ठीक है ना। ऐसे ही 2 मार्च को कितने हैं, स्टॉक है। 3 मार्च को कितने बचे हैं, वो स्टॉक है। तो जितना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपके पास क्वांटिटी बची हुई है वो स्टॉक होती है। क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं कि फरवरी के महीने में, अभी तो मार्च चल रहा है, फरवरी के महीने में, एक महीने में आपने अपने बैंक अकाउंट से कितने पैसे खर्च कर दिए। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए या 1000 रुपए खर्च कर दिए या 10,000 रुपए खर्च कर दिए। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, एक महीने में, ना कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पर, एक महीने में आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, उसको फ्लो कहते हैं। क्योंकि एक महीने का गैप आ गया, यहां पे देखो पीरियड ऑफ टाइम आएगा, पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है कि एक महीने में आपने कितना एक्सपेंडिचर कर दिया, एक महीने में आपने कितनी इनकम जनरेट की, या एक साल में कितनी इनकम जनरेट की, या एक दिन यानी 24 घंटे में आप कितना खर्च कर देते हो, या आपका पॉकेट मनी क्या है। इन सबको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने पॉइंट ऑफ टाइम का बताया था उसमें वेल्थ, असेट, मनी, इन्वेंट्री, उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है कि भाई इतनी तारीख को हमारे गोदाम में कितनी बोरी चीनी पड़ी थी। समझ रहे हो ना। मान लो कि 25 दिसंबर 2023 को हमारे गोदाम में 100 बोरी चीनी की पड़ी थी, तो ये स्टॉक है। सिंपल सी बात, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, तो ये स्टॉक एंड फ्लो हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की तरफ और नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट से पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन समझा देता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्या है, फिर वो अच्छे से और समझ आएगा। देखो डेप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है। तो जो मूल्यह्रास होता है, मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक है, हमने कोई, जैसे मान लो हमने ये मशीन खरीदी,
इस मशीन को जब हमने खरीदा तो जिस दिन से हमने इसको खरीदा और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इसमें कुछ टूट फूट होगी, इसके अंदर कुछ टूट फूट होगी ना। जब ये मशीन चलेगी, ये इस्तेमाल होगी तो इसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होगी। तो अब जो इसके अंदर टूट फूट होगी इसको हम एक साल में मेजर करेंगे, जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है, फिस्कल ईयर जिसे हम कहते हैं। तो उस फिस्कल ईयर में एक साल में इस मशीन के अंदर कितनी टूट फूट हो गई वो होता है मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। मान लो कि ये मशीन 10,000 रुपये की है, ठीक है। एक साल बाद इसमें जो टूट फूट हुई मान लो कि 2,000 रुपये की, तो 2,000 रुपये हमने इसके मेंटेनेंस पे लगाया तो वो क्या हो गया, इसका मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्लियर हो गया कि इट मीन्स, यहाँ पे बता देता हूँ, इट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। हमारे फैक्ट्री के अंदर जितने भी फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैं उसकी जो वैल्यू फॉल्स हो रही है, वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है ना, वियर एंड टियर जो भी टूट फूट में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है, मूल्य ह्रास। ये क्लियर हो गया। चलो वापस पर आ जाओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट पे। देखो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, पहले ग्रॉस को समझते हैं, नेट का आराम से समझ आ जाएगा। टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इट ऑल्सो नॉन एज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग इन अ पीरियड ऑफ टाइम। हमने कितना एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, मान लो कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, जो भी है, ठीक है ना, उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमने कितना टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक, हमने कितना फिजिकल स्टॉक बनाने में पैसा खर्च किया। मान लो कि मैंने ये मशीन भी खरीद ली, है ना, ये मशीन भी खरीद ली, मैंने ये मशीन भी खरीद ली, ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी मशीनें खरीद ली। तो मैंने टोटल कितना पैसा खर्च कर दिया मशीनों पर अगले 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में, ठीक है ना, अगले नहीं सॉरी पिछले, तो पिछले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में मैंने कितनी मशीनें खरीदी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की टोटल मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया अपनी सारी की सारी मशीनों पर, फिक्स्ड असेट्स पर, ठीक है ना, फिक्स्ड असेट्स पर जितना भी फिजिकल स्टॉक मैंने बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, याद रखना। मतलब अब सोचो 5 साल पहले मैंने मशीन खरीदी थी, फिर 4 साल पहले भी और मशीनें खरीदी, 3 साल पहले भी और मशीनें खरीदी, 2 साल पहले भी और मशीनें खरीदी, 1 साल पहले भी और मशीनें खरीदी, इस साल भी मैंने कुछ मशीनें खरीदी। तो ऐसे कर करके पिछले 5 साल के अंदर मेरे पास बहुत सारी मशीनें हो गई होंगी फैक्ट्री में। अब जो मैंने मशीनें 5 साल पहले खरीदी थी उनमें मैं खर्च भी तो करता आ रहा हूँ ना उनके मेंटेनेंस पे, क्योंकि टूट फूट हो रही होगी। तो एक तो वो पैसा जो मैंने उनको खरीदने पे लगाया, दूसरा वो पैसा जो मैंने उनके मेंटेनेंस पे लगाया, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, इन सबको इंक्लूड करेंगे तो बनेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। और मेरे दोस्त अगर इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर दो तो बचता है नेट इन्वेस्टमेंट। मान लो कि मैंने पिछले 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए टोटल मशीनों पे, असेट्स पे, ठीक है ना, फिक्स्ड जो मेरा फिजिकल असेट है उसके ऊपर, प्लस उनके मेंटेनेंस पे। मान लो कि 4.5 करोड़ रुपए की मैंने मशीनें खरीदी और 50 लाख रुपए का मैंने उनके ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया। 50 लाख रुपए मेरे मेंटेनेंस में खर्च हो गए, उनकी टूट फूट देख रेख में, उनकी मरम्मत कराने में। क्लियर है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितने का किया, 5 करोड़ का। ठीक है, ये मेरा हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर असेट और डेप्रिसिएशन की दोनों कॉस्ट इंक्लूड हो गई है। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, जो ये 5 करोड़ रुपए की मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी ना, इसमें से सिर्फ आप क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन वाली कॉस्ट माइनस कर दो। यानी कि जो मैंने 50 लाख रुपए उनके मेंटेनेंस पे लगाया था, इसको हटा दो। ठीक है, तो मेरे पास 4.5 करोड़ रुपए जो आया वो मेरी नेट इन्वेस्टमेंट हो गई। तो देखो यहाँ पे नेट एडिशन मेड टू रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो रियल हमने जो कैपिटल स्टॉक है हमारा, ठीक है, जो सॉरी फिजिकल स्टॉक है, उसके ऊपर हमने कितना रियल खर्च किया उसको हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला भी है यहाँ पे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। ये फॉर्मूला भी है इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ हम बात करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, वैसे इसके ऊपर ना मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, मज़ा आ जाएगा कसम से, इतना मज़ा आएगा ना आपको, इतनी बढ़िया वीडियो है, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है। उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में है, किधर, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा।
है ना, डिस्क्रिप्शन में है, टेंशन ना लो, वहाँ पहुँचो, आपको सारी वीडियो मिलेंगी उस चीज़ की। फिर भी मैं यहाँ पे कवर करूँगा थोड़ा बहुत इसको, ठीक है ना, थोड़ा बहुत क्या ठीक से ही कवर कर दूंगा, बट आप बने रहना। ओके, तो अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। देखो, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता ये है, दो सेक्टर्स होंगे, ठीक है, दो सेक्टर्स होंगे, एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर और एक होगा प्रोडक्शन सेक्टर, जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा, बिजनेस सेक्टर कह लो, फर्म कह लो, ठीक है। तो दो तरीके के सेक्टर्स होंगे और इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि इनकम का फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि चलो मैं इसको थोड़ा सा, ये डायग्राम को ना मैं थोड़ा ऊपर ले लूँ, मुझे यही समझाना पड़ेगा यहाँ पे। इसको ज़रा नीचे ले आते हैं, अभी काम है नहीं इसका, आप ज़रा यहाँ आ जाइए। ओके, नाउ फाइन, कहाँ गया, ठीक है। चलो, तो देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्टिविटी, रेफर टू द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में जो भी इनकम जनरेट हो रही है, उसका एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, फ्लो हो रहा है, उसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब ये समझ जाओगे ना तो आपको पता भी चल जाएगा इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों कहते हैं। हम यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। टू सेक्टर यानी कि दो सेक्टर है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर भी कह सकते हो आप इसको, यानी कि ये वो सेक्टर है जो चीज़ें खरीदता है, सिंपल, ठीक है। और ये वो सेक्टर है जो चीज़ें बेचता है, बिजनेस, फर्म, प्रोडक्शन सेक्टर, फैक्ट्रियाँ, सबको एक तरफ। मतलब हमने क्या किया, पूरी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स है उनको एक तरफ कर दिया और जो बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं, फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको एक तरफ कर दिया, मान के चलो आप, ठीक है ना। वैसे तो इस दुनिया में जो कंज्यूमर है वही प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर वही कंज्यूमर है ना भाई। हम कंज्यूम करते हैं बट हम प्रोड्यूस भी तो करते होंगे ना, हम कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर आपको समझा रहा हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको पढ़ाने की, तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन मैं कंज्यूम भी कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लूटूथ लगा रखा है, मैं खाना भी खाता हूँ, सारी चीज़ें तो हम कंजप्शन भी करते हैं, हम प्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इन दोनों चीज़ को अभी सेपरेट करके समझना है। तो हमने एक तरफ हाउस होल्ड को कर दिया, हाउस होल्ड अलग कर दिया हमने, और बिजनेस अलग कर दिया, ठीक है। यानी कंज्यूमर सेक्टर अलग, बिजनेस सेक्टर अलग। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे देखो आप, क्लोज्ड इकोनॉमी है ये। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, दो तरीके की इकोनॉमी समझा रहा हूँ अभी मैं यहाँ पे आपको। क्लोज्ड इकोनॉमी, यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी वर्ड आया ना, इसको समझ लेते हैं। फिर आते हैं ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ओपन यानी कि खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि उस अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है वो उसी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, उसी इकोनॉमी के अंदर उसको कंजप्शन भी किया जाता है। देश से बाहर, इकोनॉमी से बाहर कुछ बेचा है, खरीदा नहीं जाता। क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हो वो देश में भी कंज्यूम किया जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर यहाँ भी किया जाएगा और उसको बाहर कंट्री में भी सेल आउट किया जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा, ठीक है ना। तो ये ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी है तो दो सेक्टर है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस जो ये फर्म्स है तो होगा क्या, यहाँ से हाउस होल्ड से ये जो लैंड है, लेबर है, ठीक है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये चार क्या है, रिसोर्सेज है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, ज़मीन, लेबर यानी श्रमिक, मजदूर, वर्कर, एम्प्लॉय, ठीक है, कैपिटल यानी कि पैसा, ठीक है, और एंटरप्राइज मतलब कि ये एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर जो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है ना। एक फैक्ट्री का जो मालिक है, ऑनर है, वो लैंड, लेबर और पैसा लगाता है, तब जाके एक फैक्ट्री तैयार होती है। तो जो ऑनर है वो खुद भी कहीं ना कहीं एक रिसोर्स है प्रोडक्शन करने में। अगर वो पैसा नहीं लगाता, फैक्ट्री नहीं बनती, प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये चार रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फर्म। फर्म की जगह आप एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्म, ये चारों की चारों चीज़ें हाउस होल्ड से कहाँ जाती हैं, प्रोडक्शन सेक्टर के पास। भाई सिंपल सी बात है, ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है इसको अगर प्रोडक्शन करना है तो लेबर बुलानी पड़ेगी, लैंड चाहिए होगा, कहीं से खरीदेगा, ज़मीन खरीदेगा नहीं तो रेंट पर लेगा, कैपिटल पैसा भी चाहिए होगा इसको, तो मार्केट से पैसा भी उधार उठाएगा, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, जो भी एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर है वो भी अपना एफर्ट डालेगा, दिमाग लगाएगा, दिन रात जगेगा कि मुझे कैसे बिजनेस से प्रोडक्शन करना है। तो ये चार चीज़ें मिलकर बिजनेस में या फर्म से फैक्ट्री के अंदर क्या करती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ देखो नीचे, ये
गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं को बनाती है। तो यहाँ से लैंड लेबर कैपिटल फर्म बिजनेस सेक्टर में गए, प्रोडक्शन सेक्टर में गए, इन्होंने क्या किया, क्या बनाया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाया। तो जो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया उनको किसको बेच दिया, हाउस होल्ड को। ठीक है, तो अच्छा एक और दोबारा समझो, यहाँ से हाउस होल्ड से लैंड लेबर कैपिटल फर्म यहाँ पे गए, इन्होंने उसके बदले में उनको क्या दे दिया, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो ये फैक्टर यहाँ पे काम करने आए थे, जिन फैक्टर का इस्तेमाल यहाँ से यहाँ हुआ था, उनको बदले में क्या मिल गया, फैक्टर पेमेंट मिल गई। यानी कि अगर कोई लेबर काम करने गया तो उसको वेजेस, दिहाड़ी मिल गई, लैंड की जगह पे रेंट मिल गया, कैपिटल कहीं से पैसा उधार लिया था तो उसको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को क्या बचा, प्रॉफिट। ठीक है ना। तो यहाँ से जब चीज़ें यहाँ गई तो ये उसका इस्तेमाल करके, उन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, बदले में इन्होंने उनको फैक्टर पेमेंट कर दी। अच्छा, अब जो इन्होंने वस्तु और सेवाओं को बनाया उनको किसको बेचा, कंज्यूमर सेक्टर को। ऑब्वियसली कंज्यूमर सेक्टर खरीदेगा और बदले में कंज्यूमर सेक्टर क्या करेगा, इनको पेमेंट करेगा, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय करेगा। तो सिंपल सी बात समझो आप, इन्होंने जो पैसा खर्च किया, देखो यहाँ प्रोडक्शन सेक्टर ने जो पैसा खर्च किया फैक्टर पेमेंट पे, उससे कंज्यूमर सेक्टर को इनकम हो रही है, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, ये सब। और ये कंजप्शन सेक्टर ने जो एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनको दिया, तो इससे इनकी इनकम हो गई। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। क्लियर हो गया होगा ना कि बिजनेस फर्म, ये बिजनेस सेक्टर, ये प्रोडक्शन सेक्टर का खर्चा कंज्यूमर सेक्टर की इनकम बनता है। ठीक है ना, इन्होंने देखो यहाँ पे खर्च किया तो इनको इनकम हो गई, और इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पैसे इनको पे किए तो इनकी इनकम हो गई। तो इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं, एक लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसकी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी महत्वपूर्णता है, क्यों ज़रूरी है, क्या बताता है। तो ये बताता है, हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे, इट रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो ऑफ एन इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। इट शोज इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, ये बताता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स है वो आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। जैसा कि अभी हमने देखा, कंज्यूमर सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रोडक्शन सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इट शोज इंजेक्शन एंड लीकेज फ्रॉम द फ्लो ऑफ मनी। ये इंजेक्शन और लीकेज क्या है, ये मैंने डिटेल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले जो वीडियो में बताया गया है। अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ। जब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कंज्यूमर सेक्टर बैंक में पैसा डाल के सेविंग करना शुरू कर देता है तो इसको लीकेज कहते हैं, और जब प्रोडक्शन सेक्टर यानी कि फर्म इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। इट हेल्प्स, लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इससे देश की नेशनल इनकम का एस्टिमेशन आता है, ठीक है, और जो रिलेटेड एग्रीगेट्स है उनके बारे में भी पता चलता है। तो ये सिग्निफिकेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो हमारा ये टॉपिक कवर होता है। चैप्टर 1 हमने उड़ा दिया, नेशनल इनकम का पहला चैप्टर हमने उड़ा दिया, जिसके अंदर हम जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो कवर हमारे हो गए हैं। तो आई होप ये आधे घंटे में आपकी क्विक रिवीजन बढ़िया से हो गई होगी, और डिस्क्रिप्शन में इसके बाद चले जाना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जो कर सकते हो कर देना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।